बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबर बैंड है। व्हेन यू कैन स्ट्रेच अ रबर बैंड इट्स लेंथ विल बी इंक्रीजेस। जब आप किसी रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जैसे ही आप फोर्स को छोड़ देते हैं उसकी लेंथ दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाती है। इसी तरह स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी लेंथ में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जब आप फोर्स को छोड़ते हैं तो दोबारा स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो बॉडी अपनी जब ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है तो फोर्स जब हटाई जाती है बॉडी पर, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाए तो इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ये केस स्प्रिंग में भी होता है और आपके पास जो है स्प्रिंग केस में भी होता है, इसके अलावा रबर बैंड में भी ये होता है। तो द फोर्स अप्लाइड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, a body can be regain its original shape when the deforming force is removed from it is known as elasticity। जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए तो वो जिस्म अपनी फोर्स हटाने के बाद ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो इलास्टिसिटी जो है अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पर हमारे पास मैस एम है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसकी शेप लेंथ में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो जो फोर्स में लगाने से किसी भी चीज की शक्ल में चेंजिंग आती है उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम स्ट्रेस भी कहते हैं। यहाँ पर देखें ये स्प्रिंग था, यहाँ पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन जब भी हमने यहाँ पर फोर्स लगाई वो फोर्स जो थी F = mg के बराबर थी। तो इसकी लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 थी तो इसकी जो लेंथ में इजाफा हुआ है वो डेल्टा L है। तो यहाँ पर इसकी ओरिजिनल लेंथ L0, यहाँ पर इसकी लेंथ में इजाफा क्या हुआ, डेल्टा L। इसकी लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो जब हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और बॉडी की ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, हमारे पास इलास्टिसिटी कहलाती है। रबर बैंड के केस में भी ये होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे ही आप फोर्स को छोड़ देते हैं बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो उसके बाद है स्ट्रेस। The force applied on a unit, the deforming force applied on a body to change its shape or size of an object is known as stress। जब आप किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में या शक्ल में जो चेंजिंग आती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। The deforming force acting on a unit area of the body is known as stress। स्ट्रेस क्या है कि जब आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी लेंथ, शेप या साइज में जो भी तब्दीली आती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। When you can apply a force on a body, आपने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की तो इसकी वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हो गया। तो ये लेंथ क्या हुई, इजाफा हुआ। तो ये जो फोर्स कहलाएगी ये डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगी। इसकी वजह से जो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है उसे हम स्ट्रेस कहेंगे। द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज the deforming force acting on a unit area of a body is known as stress। तो स्ट्रेस क्या हुआ, हमारे पास फोर्स ओवर एरिया के बराबर आ गया। अब आपको पता है फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई, क्योंकि स्ट्रेस जो है फोर्स ओवर एरिया के बराबर है। डिफॉर्मिंग फोर्स है जिसकी वजह से उसकी शेप और साइज में क्या आ गई, तब्दीली आ गई। तो इस वजह से क्या कहेंगे, हम इसको स्ट्रेस कहेंगे।
आप जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में भी इजाफा हो जाता है। तो जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसके लिहाज से जितना लेंथ में इजाफा हो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। जब आप किसी जिस्म पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जो उसकी लेंथ में इजाफा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। अगर सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है तो उसे टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज इन लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। Strain is when you can apply a force on a body, it can change its shape, size and volume of an object. The change in length over original length is known as strain. किसी भी जिस्म में जो है लेंथ में इजाफा और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन is defined as change in length over ओरिजिनल लेंथ। अब यहां पर देखेंगे चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है, एल नॉट। तो ये हमारे पास स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेन के यूनिट क्या होते हैं, लेंथ के यूनिट भी मीटर होते हैं और लेंथ के यूनिट भी मीटर होते हैं काट के, तो स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ। तो ये दो लेंथ की रेशियो है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ, देयरफॉर स्ट्रेन हैविंग नो यूनिट। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। आपने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से जितना इसकी लेंथ में इजाफा हुआ उसकी ओरिजिनल लेंथ में जो इजाफा हुआ है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। तो स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट। चेंज लेंथ के यूनिट मीटर आ गए और यहाँ पर भी लेंथ के यूनिट मीटर आ गए, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते। स्ट्रेस जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या होता है, हम ये जानते हैं कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपके पास ऑब्जेक्ट ये मास इसका m है, हुक्स लॉ। आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, उसकी लेंथ l नॉट है। जैसे ही आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके साथ मास को अटैच करते हैं तो इसकी स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा हो जाता है। जो स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होता है ये इसके मास पे डिपेंड करता है। जितना मास ज्यादा होगा उतना इसकी लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा, जितना इसका मास कम होगा उतना इसकी लेंथ में इजाफा भी कम होगा। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर स्प्रिंग की लेंथ डिपेंड कर रही है। अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो लेंथ में ज्यादा इजाफा हो रहा है, अगर फोर्स कम लगा रहे हैं तो लेंथ में कम इजाफा हो रहा है। तो जो फोर्स है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई जो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स जो है यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जितना लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो स्प्रिंग की लेंथ में ज्यादा इजाफा होगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो स्प्रिंग की लेंथ में कम इजाफा होगा। तो फोर्स जो है यहाँ पर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज इक्वल टू माइनस kx। यहाँ पर a जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर a क्या है, इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को खत्म करेंगे बॉडी आपकी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी। ओरिजिनल शेप में क्यों वापस आएगी, क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पाई जा रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी अपनी दोबारा असल पोजीशन पे, स्प्रिंग अपनी असल पोजीशन पे आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो स्प्रिंग के अंदर है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस kx आ गया, k की कीमत क्या आ गई, f ओवर x आ गई।
माइनस एफ ओवर एस, तो के की कीमत आ गई माइनस न्यूटन ओवर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर इसकी क्या आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत आ गई। बिकॉज आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। हुक्स लॉ ये हमें बता रहा है कि जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे तो माइनस के ओवर एक्स आ गया। तो K इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, K स्प्रिंग कांस्टेंट, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो K इज इक्वल टू F ओवर x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर K की वैल्यू F ओवर x, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर आ गया। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप स्ट्रेस ज्यादा लगाएंगे उतना स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस मतलब फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। जितना आप इसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा लगाएंगे, फोर्स ज्यादा लगाएंगे, उतना इसके अंदर स्ट्रेन भी ज्यादा पैदा होगा। कि अगर आप एक फोर्स स्ट्रेस की ज्यादा है तो आपकी लेंथ में इजाफा ज्यादा है, अगर आपकी स्ट्रेस की फोर्स कम है तो स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा भी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस की फोर्स ज्यादा होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होगी, तो स्ट्रेन भी ज्यादा पैदा होगा, लेंथ में इजाफा भी ज्यादा होगा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स कम होगी तो क्या होगा, लेंथ में इजाफा भी कम होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर ये स्ट्रेन मल्टीप्लाई होगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो रेशियो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की वो एक कांस्टेंट होती है, उसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर है, यंग मॉडुलस हमारे पास बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो यंग मॉडुलस इसके बराबर आ गया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारे पास हुक्स लॉ और ये था हमारे पास यंग मॉडुलस। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि जो हमारे पास हुक्स लॉ के बाद यंग मॉडुलस की डेरिवेशन है वो हम कैसे करेंगे। तो ये चीजें आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह कर लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। The ratio of tensile stress and strain is constant. The ratio of stress and tensile strain is constant, which is known as Young modulus. Young modulus. Ratio of stress and tensile strain is constant, is called Young modulus. किसी भी ऑब्जेक्ट में जो होता है रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे यंग मॉडुलस कहते हैं। हर मटेरियल का यंग मॉडुलस अलग-अलग होता है। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज नोन एज यंग मॉडुलस। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होती है उसे हम
यंग मॉडुलस कहते हैं। तो यंग मॉडुलस हम लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। अब आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स शेप। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी जिस्म के यूनिट एरिया पर जो लगती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये स्ट्रेस जो है फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या आ गया, स्ट्रेस का यूनिट आ गया। तो स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया। अब स्ट्रेन है, स्ट्रेन स्टूडेंट्स आप जानते हैं इट इज द चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में जो इजाफा होता है उसको डेल्टा एल कहते हैं और जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसको एल नॉट कहते हैं। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एल ओवर एल नॉट। तो ये था हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला, ये था स्ट्रेस का फार्मूला। अब हम इसको डिफाइन करते हैं यंग मॉडुलस को। तो यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ में इजाफा सिर्फ। अब यंग मॉडुलस को y से डिनोट करेंगे, y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगा। यंग मॉडुलस को y से डिनोट करना है। अब आप जानते हैं स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर स्ट्रेस की जगह पे हम ये देखें, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस की जगह पे क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो यहां पर F ओवर A आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे स्ट्रेन की वैल्यू। स्ट्रेन हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा एल ओवर एल नॉट, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर हम स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देंगे, स्ट्रेस का वैल्यू पुट की F ओवर A आया, स्ट्रेन की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एल ओवर एल नॉट आएगा। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट क्या आ गई, स्ट्रेन की वैल्यू। तो y बराबर आ गया, यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये वैल्यू को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये वैल्यू ऊपर जाकर उल्ट जाएगी। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, न्यूमरेटर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स का यूनिट एरिया आ गया और यहाँ पर जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एल नॉट ओवर डेल्टा एल आ जाएगा। तो यहाँ पर एल नॉट इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एफ इंटू एल नॉट आ जाएगा और यहाँ पर एरिया इंटू डेल्टा एल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला यंग मॉडुलस का F इज इक्वल टू F इंटू एल नॉट A इंटू डेल्टा एल। ये फार्मूला हमने कैसे प्रूव किया, यंग मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस को y से डिनोट किया, ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस की जगह पे हमने F ओवर A लिख दिया, यहाँ पर F ओवर A आ जाएगा। और स्ट्रेन की जगह पे चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा एल ओवर एल नॉट। तो स्टूडेंट्स जब आपने F ओवर A लिखा तो जब ये नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये डेल्टा एल नॉट ओवर डेल्टा एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू F को मल्टीप्लाई कर देंगे एल नॉट से, F इंटू एल नॉट A इंटू डेल्टा एल। तो अब स्टूडेंट्स हम यंग मॉडुलस की यूनिट बनाते हैं, क्या आएंगे, y फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो स्टूडेंट्स ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी,
तो यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आई है। तो स्टूडेंट्स ये था यंग मॉडुलस, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है और यंग मॉडुलस क्या होता है। तो हुक्स लॉ मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद हमने यंग मॉडुलस पढ़ा है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज यंग मॉडुलस। ये हमने डेरिवेशन की है। यहाँ पर हमने स्ट्रेस का फार्मूला और स्ट्रेन का फार्मूला इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके सिंपलीफाई किया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है, इलास्टिसिटी सीखा है, हुक्स लॉ सीखा है और यंग मॉडुलस और हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस सीखा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको टॉपिक इसका फिजिक्स का 9th क्लास का समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया।